डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। तो आओ शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से, उसके पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है। तो हमें उस गार्डन की डायमेंशंस निकालनी हैं। तो सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से, यानी लेंथ यानी x और विड्थ है y, यानी ये 4 मीटर ज़्यादा है तो ये हो गई y+4, यानी x इक्वल टू y+4, इक्वेशन नंबर 1। अब पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ है हमारे पास x और ब्रेड्थ है हमारे पास y, तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी हमने पूरे पेरीमीटर को हाफ से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई। अब जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो 36 मीटर के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 4x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब x इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए हमने y की वैल्यू को एज्यूम कर लिया कि y हमारा 0 है। जब y हमारा 0 होगा तो उस टाइम पर x की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब y को हमने 4 माना यानी 4 माना तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरीके से फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए भाई x की वैल्यू निकाल ली हमने y की फॉर्म में, यानी x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब हमने y की वैल्यू को एज्यूम कर लिया। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 36, और जब y की वैल्यू 36 होगी तो उस टाइम x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस को खींच लिया भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक यूनिट को हमने लिया है 4 मीटर के इक्वल, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है भाई। ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। इसी तरीके से हमने y एक्सिस पर भी 1 यूनिट को 4 मीटर के इक्वल लिया है। अब फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट 4,0। नेक्स्ट x की वैल्यू 8 और y की 4। x की वैल्यू 8 है इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 4 इस लाइन पर, तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है 8,4। जब हमने इस लाइन को आगे ड्रॉ किया तो हमारे पास ये लाइन आ गई x इक्वल टू वाई माइनस 4 के लिए। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है 36,0, यानी x की वैल्यू 36 है यहाँ पर और y की वैल्यू 0 यहीं पर, तो एक पॉइंट आ गया हमारा ये 36,0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 0 होती है भाई y एक्सिस पर, यानी सेकंड पॉइंट आ गया हमारा ये 0,36। जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाया तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब हमने यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट चेक किए भाई, ये y एक्सिस पर इसकी लाइन है 16 के ऊपर, ठीक है, और x एक्सिस पर है ये 20 के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 20,16। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 20,16। हमें पता है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं
20,16 यानी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। x हमने माना था लेंथ 20 मीटर और विड्थ आ गई हमारी 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके लिए हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल के अंदर, इस तरीके से कि इस प्रकार से जो पेयर बनेगा यानी लाइन का जो पेयर बनेगा उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट पार्ट में हो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, यानी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, दूसरे पार्ट में है दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और तीसरे पार्ट में है कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो आओ इसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करें। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 2, यानी x का कोफिशिएंट है a1 और y का कोफिशिएंट है b1 और कांस्टेंट टर्म है हमारी c1। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8। अब फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए x के और y के कोफिशिएंट की रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हम a2 की वैल्यू ले लेते हैं 3 और b2 की वैल्यू ले लेते हैं 5 और c2 की वैल्यू 9। तो जब हमने a1 बाई a2 किया यानी a1 बाई a2 2 बाई 3 और b1 बाई b2 3 बाई 5 और c1 बाई c2, c1 की वैल्यू -8 और c2 की 9, तो c1 बाई c2 -8 बाई 9। यहाँ से हमने देखा कि जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 की रेशियो 2 बाई 3 और b1 बाई b2 की है 3 बाई 5 और ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एज्यूम की थी वैल्यू वही a2, b2 और c2 की, ये हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में। जब हमने इस इक्वेशन में a2, b2 और c2 की वैल्यू को रखा तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, यहाँ पर भी सेम हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दी हुई है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8। अब फॉर पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। पैरेलल लाइन के लिए x और y के कोफिशिएंट की रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उस पेयर की वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस। तो अपनी मर्जी से हम एज्यूम कर लेते हैं a2 इक्वल टू 4 और b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 13। हमने क्या किया भाई, a1 की वैल्यू का 2 टाइम्स किया, b1 की वैल्यू का 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 4 और 6 और c2 की वैल्यू हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले ली 13। ठीक है, अब a1 बाई a2 यानी a1 2 और a2 4 यानी 2 बाई 4। जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई 2, यानी a1 बाई a2 की रेशियो आ गई 1 बाई 2। इसी तरीके से b1 है हमारे पास 3 और b2 है हमारे पास 6, यानी b1 बाई b2 3 बाई 6। जब हमने 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 बाई 2, यानी b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बाई 2। नेक्स्ट c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू 13, c1 बाई c2 -8 बाई 13। यहाँ से हमने देखा कि जो a1 बाई a2 है वो भी 1 बाई 2 है और b1 बाई b2 भी 1 बाई 2 है। तो a1 बाई a2 की रेशो b1 बाई b2 की रेशो के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये दो जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमने a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू को रख दिया।
वैल्यू रखने पर हमारे पास आ गई 4x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन बन गई जो हमें बनानी थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, यहाँ पर भी हमें सेम इक्वेशन दी हुई है अभी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 2, b1 की 3 और c1 की -8। फॉर कोइंसिडेंट लाइन, भाई कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि तीनों x, y और कांस्टेंट टर्म की जो कोफिशिएंट होगी उनका रेशो बराबर होना चाहिए। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी ये तीनों रेशो बराबर होनी चाहिए। तो अपनी मर्ज़ी से हमने एज्यूम कर लिया a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू -32। अब जब हमने a1/a2 किया, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 और a2 की 8, यानी 2/8। सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 1/4। a1/a2 1/4। इसी तरीके से b1 की वैल्यू हमारे पास 3 और b2 की वैल्यू 12। b1/b2 इज इक्वल टू 3/12। सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 1/4। नेक्स्ट c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू -32। ठीक है, जब हमने इसे -8 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास सोल्व करने पर आ गया 1/4। यहाँ से हमने देखा कि ये जो तीनों रेशियो हैं ये 1/4 के इक्वल आई हैं। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो हो गई बराबर। तो ये जो दो लाइनें होंगी ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में हमने a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू को रखा तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 8x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बच्चों एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू एज्यूम की है यहाँ पर a2 की, b2 की, हर क्वेश्चन में वो कुछ भी हो सकती हैं। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, बस हमारी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी जो कंडीशन थी ये थी, यानी इनकी रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन के लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की ये वैल्यू इन इक्वेशंस को, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा आंसर ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।